हाँ, तो आज हम शुरुआत करेंगे प्रक्षेपों की। और जैसा कि हमने प्रक्षेपों के परिचय में पढ़ा था कि हम त्रिविमीय पृथ्वी को द्विविमीय पटल के ऊपर जब दर्शाते हैं, तो जब हम इसको वैज्ञानिक रूप से बनाना चाहें मानचित्रों को, तो हमें उसमें कई तरह के ऑल्ट्रेशन करते हैं अक्षांशों और देशांतरों के संदर्भ में। 4 प्रकार देखे थे हमने। एक शांक प्रक्षेप या शंक्वाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, खमद्य प्रक्षेप और रूढ़ी प्रक्षेप। आज हम शंक्वाकार प्रक्षेप की बात करेंगे और सबसे पहले हम शंक्वाकार प्रक्षेपों के सामान्य इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देखिए, ये जो शंक्वाकार प्रक्षेप होते हैं, इनमें हम कल्पना करते हैं कि एक शंकु जो है वो हमारी पृथ्वी को कहीं पर छू रहा है। ठीक है, जब वो एक जगह छूता है तो हम उसको एक मानक वाला शंकु प्रक्षेप बोलते हैं। जब हम कल्पना करते हैं कि वो 2 जगह से छू रहा है तो हम उसको 2 मानक वाला शंकु प्रक्षेप बोलते हैं। बोन में ये कल्पना की जाती है कि जितने भी हमारे अक्षांश हैं वो सारे के सारे मानक अक्षांश हैं। इन शुरुआती तीनों प्रक्षेपों में जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इनके अंदर हम जो अक्षांश वृत्तों या यूं कहें कि अक्षांश वृत्तों के भागों को दर्शाते हैं, ठीक है, तो हम इनको संकेंद्रीय वृत्तों के चाप के रूप में दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? संकेंद्रीय वृत्तों के चाप के रूप में। अभी जब हम इनके चित्रों को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह हमें समझ में आने लगेगा। ठीक है, और इनके अंदर जो देशांतर दिखाए जाते हैं वो एक मानक वाले शंकु प्रक्षेप और 2 मानक वाले शंकु प्रक्षेप, इन दोनों में समस्त जो देशांतर होते हैं वो सरल रेखाओं के रूप में होते हैं और इनकी लंबाई भी बराबर होती है। लेकिन बोन प्रक्षेप में केवल और केवल जो प्रक्षेप के मध्य में हम जो देशांतर दर्शाते हैं वो सरल रेखा के रूप में होता है, जिसको हम केंद्रीय यामोत्तर भी कह सकते हैं। ठीक है, वो सरल रेखा के रूप में होता है और बाकी समस्त देशांतर जो होते हैं वो वक्राकार होते हैं। इसमें एक और प्रक्षेप है जिसको हम कहते हैं बहुशंकुक प्रक्षेप। बहुशंकुक प्रक्षेप इनसे थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि उस प्रक्षेप में ये कल्पना की जाती है कि ये जो बहुत सारे शंकु हैं, बहुशंकुक, ठीक है, ये अलग अलग आकार के हैं और इनके सहारे, इन अलग अलग शंकुओं के सहारे जब हम अक्षांशों की रचना करते हैं तो समस्त अक्षांशों पर हम देशांतरों के बीच की दूरी को नाप कर लेते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं अभी बहुत आसान हो जाएगी जब हम एक एक करके इन प्रक्षेपों की रचना को समझेंगे। इसीलिए इसमें भी हमारे समस्त अक्षांश मानक अक्षांशों के रूप में होते हैं। इस प्रक्षेप में भी बोन की तरह केंद्रीय मध्याह्न रेखा जो है, पूरे प्रक्षेप के जो सबसे बीच से निकलने वाला जो देशांतर है वो तो सरल रेखा के रूप में होता है, लेकिन बाकी हमारे जितने भी देशांतर हैं वो वक्राकार होते हैं और इनकी जो वक्रीय प्रकृति है वो बोन की तुलना में ज्यादा होती है। इस प्रक्षेप में हम भूमध्य रेखा को एक सरल रेखा के रूप में दर्शाते हैं, बहुशंकुक प्रक्षेप में। ठीक है, भूमध्य रेखा को हम एक सरल रेखा के रूप में दर्शाते हैं। बाकी तीनों प्रक्षेपों में एक मानक वाला शंकु प्रक्षेप ले लीजिए, 2 मानक वाला शंकु प्रक्षेप ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप बोन प्रक्षेप ले लीजिए। इनमें भूमध्य रेखा जो होती है
वो अन्य अक्षांशों की तरह वक्राकार ही होती है। ठीक है, और वो भी जो हमारा बाकी अक्षांश है वैसे संकेंद्रीय वृत्तों के चाप के रूप में ही ली जाती है। हम थोड़ी सी अक्षांश और देशांतरों की प्रकृति की और बातें करेंगे और उसके बाद हम एक एक करके शंक्वाकार प्रक्षेपों की रचना को सीखेंगे। देखिए, इनके अंदर जो अक्षांशों की रचना होती है, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि समस्त अक्षांश शुरुआती तीनों प्रक्षेपों में संकेंद्रीय वृत्तों के चाप होते हैं। इसीलिए अक्षांशों के बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है, अर्थात अक्षांश समान अंतर पे होते हैं, समानांतर होते हैं। ठीक है, एक मानक शंकु प्रक्षेप और दो मानक शंकु प्रक्षेपों में जो मानक अक्षांश है उनके ऊपर चूंकि हम देशांतरों की रचना दूरियां नाप नाप के करते हैं, इसलिए इन मानक अक्षांशों पर तो पैमाना शुद्ध होता है, लेकिन अन्य अक्षांशों पर पैमाना शुद्ध नहीं होता। एक मानक शंकु प्रक्षेप में मानक अक्षांश के ऊपर और नीचे दोनों तरफ, अर्थात भूमध्य रेखा की तरफ भी और ध्रुव की तरफ भी, अक्षांश अपनी वास्तविक लंबाई से ज्यादा बड़े होते हैं, अर्थात उनमें धनात्मक अशुद्धि आती है। दो मानक शंकु प्रक्षेप में मानक अक्षांशों के बीच जो अक्षांश होते हैं वो अपनी वास्तविक लंबाई से छोटे दिखाए जाते हैं, एवं ये जो दोनों मानक अक्षांश है उनसे जब हम ऊपर वाले से ध्रुव की ओर चलें और नीचे वाले से भूमध्य रेखा की ओर चलें तो अक्षांश अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े दिखाए जाते हैं, अर्थात धनात्मक अशुद्धि आती है। कुल मिला के ऋणात्मक और धनात्मक अशुद्धि के कारण इस प्रक्षेप में जो कुल अशुद्धि है, ठीक है, वो एक मानक शंकु प्रक्षेप की तुलना में धीरे धीरे अग्रसर होती है। बोन प्रक्षेप एक समक्षेत्र प्रक्षेप है और बोन प्रक्षेप में चूंकि समस्त अक्षांश मानक अक्षांश हैं, समस्त अक्षांशों पर देशांतरों के बीच की दूरी को हम नाप नाप कर लेते हैं, इसलिए समस्त अक्षांश अपनी वास्तविक लंबाई के होते हैं। इसमें जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा है वो एक ऐसी रेखा है जिस पर हम अक्षांशों के बीच की दूरी को नाप नाप के लेते हैं, इसलिए वो बिल्कुल शुद्ध होती है। ठीक है, जब हम इस केंद्रीय मध्याह्न रेखा से या केंद्रीय यामोत्तर से दाएं या बाएं जाते हैं तो धीरे धीरे देशांतरों की प्रकृति वक्राकार होती जाती है, जिसके कारण देशांतरों की लंबाई में थोड़ी थोड़ी अशुद्धियां आने लगती है, लेकिन अक्षांशों के बीच की समानांतर प्रकृति के कारण ये थोड़ा बहुत देशांतरों का परिवर्तन इस प्रक्षेप में समक्षेत्र के गुण को विचलित नहीं करता, अर्थात इस प्रक्षेप में समक्षेत्र का गुण बना रहता है। इसीलिए ये प्रक्षेप वितरण मानचित्रों को तैयार करने के लिए बहुत अच्छा होता है। जब हम शंकु प्रक्षेप की बात करते हैं तो शंकु प्रक्षेपों में क्योंकि हम बहुशंकु प्रक्षेप की बात करते हैं और बहुशंकु प्रक्षेप में क्योंकि केंद्र से जब हम दूर जाते हैं, केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर तो पैमाना शुद्ध होता है, अक्षांशों पर भी जैसा हमने बात करी कि पैमाना शुद्ध होता है, लेकिन जब हम उससे थोड़ा थोड़ा दाएं और बाएं आगे बढ़ते हैं तो देशांतरों की वक्रीय प्रकृति जो है वो बढ़ती जाती है और देशांतर अपनी वास्तविक लंबाई से लगातार बड़े होते जाते हैं। इनके बड़े होने की दर बोन प्रक्षेप की तुलना में कहीं बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि इस प्रक्षेप में हमें
समक्षेत्र का गुण भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इस प्रक्षेप में अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। जितने भी अक्षांश हैं वो आपस में समानांतर नहीं होते हैं। और यही कारण है कि बहुशंकुक प्रक्षेप में जब हम केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दाएं या बाएं की ओर बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे हम केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूर जाते हैं, आकृति और क्षेत्रफल संबंधी विकृतियां बहुत तेजी से बढ़ती है। इस प्रकार से ये एक सामान्य सा परिचय था शंक्वाकार प्रक्षेपों का। और अब हम धीरे धीरे एक एक करके हमारे जितने भी शंकु प्रक्षेप हैं उनकी रचना 1 बाय 1 सीखेंगे। ठीक है।